बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स पंजाब बोर्ड के चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 बेस्ड होता है MCQs के ऊपर, तो हम उसको सेपरेट से समझने की कोशिश करेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि आप उसको डिटेल में समझाऊँ। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। अब क्वेश्चन नंबर 2, जैसा कि आप जानते हैं कि सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, तो इसकी तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है इफ a इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2, b इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 3 एंड c इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 5, देन वेरीफाई दैट। अब हमने इसको वेरीफाई करना है और ये दो पार्ट्स हमें दिए गए हैं, इसके थ्रू हमने वेरीफाई करना है। ये दो प्रॉपर्टीज हैं और इन प्रॉपर्टीज के अंदर हमने इन a b c की पुटिंग करनी है। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हैं, जैसा कि हमने एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ा था। आइए पुटिंग करते हैं यहाँ पे। जैसा कि सबसे पहले हमारे पास दिया गया है a b प्लस c। अब a हमारे पास क्या है 3 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2। b क्या है 5 डिवाइडेड बाई 3, 5 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। प्लस c क्या है 7 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ जाएगा। इज इक्वल किसके करना है हमने a और b के, यानी कि a को मल्टीप्लाई करना है b के साथ। तो 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय, यानी कि ब्रैकेट्स डाल देते हैं, ब्रैकेट्स का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है, 5 डिवाइडेड बाई 3। और हमारे पास क्या है प्लस a, हमारे पास क्या है 3 डिवाइडेड बाई 2 और c क्या है 7 डिवाइडेड बाई 5। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट्स को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जैसे हमारे पास लिखा हुआ है ना 5 डिवाइड बाई 3 प्लस 7 डिवाइड बाई 5, इसका हमने क्या ले लेना है LCM ले लेना है। अब LCM जब लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 3 टाइम 15 आ जाएगा। 3 5 टाइम 15 होता है, 5 5 टाइम क्या हो जाएगा 25, प्लस 5 3 टाइम 15 होता है, 7 3 टाइम क्या हो जाएगा 21। अब ये आ गया हमारे पास। हमने इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है 3 डिवाइडेड बाई 2 के साथ, क्योंकि हमारे पास बाहर क्या है 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, इसी तरह इसको लेके चलते हैं 5 3 टाइम 15, तो ये आ गया 15। 3 2 टाइम क्या हो गया 6, इसी तरह प्लस 7 3 टाइम 21, और ये आ गया 5 2 टाइम 10। अब हमने इसका एलसीएम ले लेना है। 6 और 10 का एलसीएम लेते हैं, तो ये हमारे पास 6 और 10 का एलसीएम देखते हैं क्या आता है। 2 3 टाइम 6, 2 5 टाइम 10, 3 1 टाइम 3 5 और 5 1 टाइम, तो ये क्या आ गया 5 3 टाइम 15, 15 2 टाइम 30, तो ये हमारे पास आ गया 30। अब इसी तरह हमने 6 5 टाइम 30, 5 और 15, 15 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास आ गया 75। इसी तरह प्लस 10 3 टाइम 30 होता है, 21 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा 63। अब हमने इन दोनों को आपस में प्लस कर लेना है और 30 के साथ डिवाइड कर लेना है। इसी तरह इन दोनों को आपस में प्लस करते हैं, तो 25 प्लस 1 इज इक्वल 21 इज इक्वल टू 46 डिवाइडेड बाई 15, और ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3 डिवाइडेड बाई 2 के साथ। अब हम इसकी यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। 3 1 टाइम 3 3, 5 टाइम 15, इसी तरह 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4 और 2 3 टाइम 6, 23 आ गया। यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया 23 डिवाइडेड बाई 5 बच गया, तो ये यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो 23 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करते हैं 75 और 63 को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 138 डिवाइडेड बाई 30। अब इन दोनों की हम कटिंग कर लेते हैं या इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 10 टाइम 30, 3 6 टाइम 18 और इसी तरह 3 4 टाइम 12, 46 आ गया। मज़ीद इसकी कटिंग करते हैं 2 5 टाइम 10 और 2 2 टाइम और 2 3 टाइम, तो ये हमारे पास क्या आ गया 23 टाइम 46। अब हमने क्या करना है, देखना है कि क्या ये दोनों हमारे पास आंसर इक्वल आए हैं। यस, 23 डिवाइडेड बाई 5 एंड 23 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। हम मज़ीद लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आई है राइट हैंड साइड की। नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट है वो करते हैं कि a प्लस बी सी और ए सी और बी सी। अब हम इन दोनों को करते हैं, तो ये हमारे पास a है, यहाँ पे a की पुटिंग होगी, तो ये क्या आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2, और b की पुटिंग होगी, तो ये प्लस है, यहाँ पे b हमारे पास क्या है 5 डिवाइडेड बाई 3, इसको मैं फिलहाल ऐसी ब्रैकेट में डाल देती हूँ, और c हमारे पास क्या है 7 डिवाइडेड बाई 5।
और हमारे पास ए और सी क्या है, 3 डिवाइडेड बाई 2 और सी है 7 डिवाइडेड बाई 5। इसी तरह प्लस बी हमारे पास क्या है, 5 डिवाइडेड बाई 3 और सी क्या है, 7 डिवाइडेड बाई 5। अब इनकी पुटिंग हो चुकी है, अब इनको सॉल्व करते हैं। ये वाली आप ब्रैकेट्स ना डालें, इसको आप जो है वो सिंपल एलसीएम ले लें। तो इसका एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा 6, तो 2 3 टाइम 6, 3 3 टाइम 9, प्लस इसी तरह 3 2 टाइम 6, 5 2 टाइम 10, ये आ गया। और इसके साथ क्या लिख लेना है, 7 डिवाइडेड बाई 5। इसी तरह इनको करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 3 टाइम 21 और 5 2 टाइम 10, प्लस इसी तरह ये 5 और 5 कैंसिल कर देते हैं, पीछे हमारे पास क्या बचेगा, 7 डिवाइडेड बाई 3। अब हमने क्या करना है, सेम इसी तरह 10 और 9, ये आ गया 19 डिवाइडेड बाई 6, और इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 7 डिवाइडेड बाई 5 के साथ। इसी तरह इनका एलसीएम लेते हैं अब। तो जब हम इनका एलसीएम लेंगे 10 और 3 का, तो देखते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास। ये आ जाएगा 3 1 टाइम 3 और ये 10 एज इट इज रहेगा, तो 10 1 टाइम 10 3 टाइम 30 आ जाएगा। अब यहाँ पे 10 3 टाइम 30 आता है, तो 21 3 टाइम क्या आएगा हमारे पास, 63, हमने ये पहले भी किया था, प्लस 3 10 टाइम 30, तो 10 7 टाइम 70, ये हमारे पास आ गया। अब हमने 63 को प्लस करना है किसके साथ, 70 के साथ। तो देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है। ये हमारे पास आंसर आ गया 133 और ये आ गया 30। अब यहाँ पे देखिए 19 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है, 133 डिवाइडेड बाई 6 5 टाइम 30। तो ये देखें कि हमारे पास इन दोनों का आंसर भी सेम आया है, और हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स, इसी के साथ साथ आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताती चलूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन ज़रूर पूछ लिया करें। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें हमारे पास क्या है कि इफ़ a 4 डिवाइडेड बाई 3, b 5 डिवाइडेड बाई 2, c 7 डिवाइडेड बाई 4, देन वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात की गई है। पहले हमें ये नहीं था कहा गया कि ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, और बताया भी गया था कि ये इसकी सीक्वेंस है, लेकिन ये नहीं कहा गया था कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी का नाम दे दिया गया है और प्रॉपर्टी हमने खुद लिखनी है। कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू क्या है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, आपने पढ़ा हुआ है एक्सरसाइज 1.1 में, हमने ये सारी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में आपके पास जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है ना, वो सिर्फ ब्रैकेट्स की चेंजिंग होती है। जैसे यहाँ पे मैं लिखती हूँ a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब ब्रैकेट पहले आप b प्लस सी को दे लें, फिर इसी तरह a प्लस बी प्लस सी लिख के ब्रैकेट आप स्टार्ट वालों को देख लें, a प्लस बी को। और अगर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है तो फिर इसी तरह a डॉट या मल्टीप्लाई जो भी आप डालना चाहते हैं या ब्रैकेट डाल लें। तो a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बाई सी, पहले इन दोनों को कर लें, फिर इसी तरह a मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी, फिर a मल्टीप्लाई बाई बी को कर लें। तो ये ब्रैकेट्स का सिर्फ इशू होता है और कोई इसमें मसला नहीं होता। आंसर आपके दोनों के सेम आएंगे, इन दोनों का आंसर इक्वल ही आएगा। जाहिर है जस्ट ब्रैकेट की चेंजिंग है, बाकी तो सारा कुछ सेम है ना। अब हम इसका जो फर्स्ट पार्ट है, यानी कि इसके जो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, उसके अंदर पुटिंग करते हैं ए बी और सी की। ए हमारे पास यहाँ पे है 4 डिवाइडेड बाई 3, प्लस बी हमारे पास क्या है 5 डिवाइडेड बाई 2, प्लस सी हमारे पास क्या है 7 डिवाइडेड बाई 4। अब पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, देन हम इसके साथ इसको एलसीएम ले देंगे। अब ए हमारे पास यहाँ पे क्या है 4 डिवाइडेड बाई 3, इसी तरह बी क्या है 5 डिवाइडेड बाई 2, प्लस सी क्या है 7 डिवाइडेड बाई 4। अब सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट इसका लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें से जो एलसीएम लेना है वो ले लेते हैं, फिर हम इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 और 4। तो 2 और 4 का एलसीएम क्या आता है 4, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमारे पास 4 आएगा। और हमारे पास क्या है 2 2 टाइम 4, तो ये आ गया 5 2 टाइम 10। इसी तरह 4 1 टाइम 4, तो 7 1 टाइम 7। और यहाँ पे एज इट इज आएगा प्लस 4 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू, अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं 3 2 टाइम 6, यानी कि 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा। और इसी तरह 3 2 टाइम 6, तो 4 2 टाइम क्या आ गया 8, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 प्लस 2 3 टाइम 6 5 3 टाइम 15।
जो भी यहाँ पे आपका मिड में नंबर आएगा ना, 2 3 टाइम्स 6 आया ना, तो उसको आपने ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर लेना होता है। यही तरीका होता है एलसीएम का, इजी से इजी तरीका है। +7 डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पे हमारे पास 10 + 7 किसके इक्वल आ गया, 17 के, तो ये आ जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 4। और इसको हमने एलसीएम किसके साथ लेना है, 4 डिवाइड बाय 3 के साथ, इज इक्वल टू, इन दोनों को करते हैं 15 + 8 किसके इक्वल आता है, 23 के, 23 डिवाइडेड बाय 6 + 7 डिवाइडेड बाय 4। अब हमने मजीद इसी तरह इसको एलसीएम ले लेना है अगेन, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 और 3, 4 और 3 का आ जाएगा 12, और इन दोनों का क्या आ जाएगा, 6 और 4 का सेम 12। अब हमारे पास यहाँ पे जो 3 है, 3 4 टाइम 12 होता है, 4 4 टाइम क्या आ जाएगा, 16, प्लस 4 3 टाइम 12 होता है, 17 3 टाइम क्या होता है, 51। ये हमारे पास आ जाएगा 16 + 51 इज इक्वल टू 67। तो ये आ जाएगा 67, 5 और 1 6 और 6 और 1 7, 67 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू, इसको करते हैं, ये 6 2 टाइम 12 होता है, 23 को 2 टाइम हम करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 46। तो ये आ जाएगा 46 प्लस, इसी तरह 4 3 टाइम 12 आता है, 7 3 टाइम क्या आ जाएगा, 21, 46 को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 21 के साथ 67, और ये आ जाएगा 12। अब देखें ये दोनों हमारे पास इक्वल आंसर आए हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है यानी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वो भी करते हैं। आइए, अब सबसे पहले हमारे पास क्या है, a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c। हमने a की यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, a हमारे पास क्या है 4 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय b हमारे पास क्या है 5 डिवाइडेड बाय 2, इसी तरह मल्टीप्लाई बाय c हमारे पास क्या है 7 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू, ए हमारे पास यहाँ पे क्या है 4 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई बी हमारे पास क्या है 5 डिवाइड बाई 2, इन दोनों को हमने ब्रैकेट में डाल देना है, मल्टीप्लाई सी हमारे पास क्या है 7 डिवाइडेड बाई 4। अब सबसे पहले हम इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लेते हैं और इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। क्या यहाँ पे कोई कटिंग होती है, नहीं। क्या यहाँ पे कोई कटिंग होती है, यस, 2 1 टाइम 2 2 2 टाइम 4। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि कटिंग वाला किस्सा तो खत्म हो चुका हुआ है। अब 4 डिवाइडेड बाई 3 तो एज इट इज आ जाएगा, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जाहिर है हमने ब्रैकेट को ही पहले सॉल्व करना होता है, फिर हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की तरफ आते हैं। तो 7 5 टाइम 35 डिवाइडेड बाय 4 2 टाइम 8 इज इक्वल टू 5 2 टाइम 10 डिवाइडेड बाय 3 1 टाइम 3, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 4। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 2 टाइम 4, 2 5 टाइम 10, इसी तरह 4 1 टाइम 4, 4 2 टाइम 8। तो अब हमारे पास देखते हैं क्या आंसर आता है। ऊपर हमारे पास क्या बचा, जस्ट 35, और नीचे हमारे पास क्या बचा था 3 2 टाइम 6। तो ये हम क्या लिख लेते हैं 35 डिवाइडेड बाई 6। यहाँ पे देखें 7 5 टाइम 35 डिवाइडेड बाई 3 2 टाइम 6। देखें हमारा आंसर बिल्कुल सेम आया है, और हम लिख लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आई है हमारी राइट हैंड साइड के, ये प्रूव हो चुका है। आप इस तरह इसको जो स्टेटमेंट है वो लिख सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक हमने उसका आंसर देना है, सॉल्व करने वाला ये नहीं है। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि इज जीरो, क्या जीरो एक रैशनल नंबर है, अरैशनल नंबर, एक्सप्लेन। अगर जीरो एक रैशनल नंबर है तो फिर भी इसको एक्सप्लेन करें, और अगर नहीं है तो फिर भी रीजन बताएं कि क्यों नहीं है। तो यहाँ पे मैंने जैसा कि लिखा है कि यस जीरो इज अ रैशनल नंबर, हाँ जीरो रैशनल नंबर है। एज इट्स डेफिनेशन जीरो कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ p डिवाइडेड बाय q वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये जो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी गई है ये किसकी है, ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन है। अब रैशनल नंबर में हमें कहा जाता है कि जो डिनोमिनेटर है यानी कि ये जो q है वो नॉट इक्वल होगा जीरो के। हाँ, ये अगर जीरो के इक्वल नहीं है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर p जीरो आ जाए तो आपको पता है कि जब भी न्यूमरेटर जीरो आता है तो हमारे पास आंसर हमेशा जीरो ही होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखे कि दैट इज जीरो डिवाइडेड बाय 1 विच इज इक्वल टू जीरो, इसी तरह जीरो डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू जीरो, 0 डिवाइड बाई 3 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास जो न्यूमिनेटर है यानी कि जो ऊपर वाली रकम है वो जीरो के इक्वल आई है, ऐसा ही है। और जब भी हमारे पास ऊपर वाली रकम जीरो के इक्वल आती है तो उसका आंसर हमेशा जीरो ही होता है।
तो इससे प्रूव होता है कि 0 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि अगर हमें कहा गया है कि q इज नॉट इक्वल टू 0, तो p तो हो सकता है ना 0 के इक्वल। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि अगर 0 डिवाइडेड बाय 1 है तो वो 0 के इक्वल ही है। तो ये हमारे पास इसका आंसर है कि जी इसका ये 0 जो है ये एक रैशनल नंबर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है कि स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी के बारे में हमने पढ़ा था, लेस देन, इक्वल टू एंड ग्रेटर देन। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि कोई से भी, उन्होंने बोला ना कोई से भी दो रियल नंबर्स के हम करेंगे, तो मैंने यहाँ पे लेट किया है a एंड b को। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ एनी टू रियल नंबर्स a एंड b। अब a एंड b को मैंने सपोज किया है कि a इज लेस देन b, a is greater than b and a is equal to, यहाँ पे a is greater than b, a is equal to b and a is less than b, ये सारे के सारे मैंने यहाँ पे लिखे हैं और यही एक ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है। हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा था एक्सरसाइज 1.1 में जब हम प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे थे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है कि फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। अब जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि जब हम किसी भी एक दो डिजिट्स के बीच में एक रैशनल नंबर फाइंड करते हैं तो उसको हम ऐसे करते हैं कि उन दोनों को आपस में प्लस करके, जैसे हमारे पास 2+1 है तो या हमारे पास 2+3 है, ठीक है, तो 1+3 है, सॉरी, इसी तरह ही होता है ना। अब 1+3 कर लेते हैं, इस तरह आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा, वो पॉइंट में चला जाएगा और ये पॉइंट में ही जाने वाला है। तो यहाँ पे पहले आप इजी इसको समझ लें। जैसे हमारे पास 1+3 है तो हम क्या करते हैं कि 1 और 3 के बीच में अगर हमने एक रैशनल नंबर को ढूंढना है तो हम 1+3 करके उसको डिवाइड कर देते हैं 2 के साथ। तो ये हमारे पास आ जाता है 4 डिवाइड बाई 2, 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4, इसका आंसर हमारे पास क्या आता है 2 आता है। यानी कि 1 और 3 के बीच में 2 आता है। आपको पता है ना 1 और 3 के बीच में 2 आता है। ये एक इसको फाइंड करने का तरीका होता है। अब अगर हमारे पास यहाँ पे 4 एंड 5 है तो यानी कि हमने 4+5 करके उसको डिवाइड करना है। तो 4+5 इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 2 और ये हमारे पास आ जाएगा 4.5। ये पॉइंट वाली है, मैंने आपको इसीलिए इसको इजी एग्जांपल समझाने की कोशिश की है तो ताकि आपको पॉइंट में भी अच्छे से समझ आ जाए। अब हमने 4 और 5 के बीच में याद रहे दो रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो अब ये दो रैशनल नंबर्स किस तरह फाइंड करते हैं, तो इसके लिए आपने क्या करना है कि आपके जो 4 और 5 है ना उसी के बीच में कोई ना कोई नंबर आना चाहिए। एक तो आपने फाइंड किया 4.5, इसको मैं आपको ना थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल से लिख लेती हूँ और कैसे करना है। ये आपकी एक लाइन है, ये 4 है और ये 5 है, मिड में आपका आ गया 4.5। अब आप इन दोनों से एक रकम फाइंड कर सकते हैं, इन दोनों से भी रकम फाइंड कर सकते हैं। कैसे, यानी कि आप 4 + 4.5 कर लें और उसको डिवाइड कर लें 2 के साथ। तो इस तरह आप 4 + 4.5 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 8.5 और ये आ जाएगा 8.5 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 4.25। तो एक आपका रैशनल नंबर ये आ जाएगा। इसी तरह अगर ये तो आपने तो दो फाइंड करने हैं ना, अगर आप थर्ड देखें तो थर्ड भी फाइंड कर सकते हैं। 4.5 को प्लस करें 5 के साथ, डिवाइड करें 2 के साथ, तो ये आपका थर्ड भी आ जाएगा। फिलहाल आपने दो ही फ्रैक्शन रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, तो एक आपने ये कर लिया और दूसरा जो आपने को मैंने यहाँ पे स्टार्ट में करवाया था ना 4.5, वो आपने कर लेना है। एक ये सॉल्व करना है, एक ये सॉल्व करना है। तो इस तरह आपका आंसर आ जाएगा 4.25 एंड 4.5, दोनों को हमने सॉल्व भी किया हुआ है, तो ये आपका इसका आंसर है। इजी है, आप इसको थोड़ा सा समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, आपने पहले भी किया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ कि सिंपलीफाई द फॉलोइंग। इनको क्या करें, सिंपलीफाई करें। हमारे पास ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमने किए हुए हैं पहले भी। अब हमने इनको कैसे करना है, सबसे पहले आपको पता है कि जब भी आपके पास रूट आ जाए तो रूट के बाहर जो भी डिजिट लिखा हुआ है उसको आपने एक एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करना होता है। और एक्सपोनेंट फॉर्म में आप उसको कैसे चेंज करते हैं, जब आपके पास क्या आ जाए, एक्सपोनेंट फॉर्म आ जाए तो फिर आप उसको रूट आ जाए तो उसको आपने 1 डिवाइडेड बाई की फॉर्म में चेंज करना होता है। जैसे आपके पास 1 डिवाइडेड बाई 5 आएगा, इसका रूट क्या है 5 है ना, तो ये 1 डिवाइड बाई 5 आएगा। जैसे इसके रूट है तो हम लोग इसको 1 डिवाइड बाई 2 लिखते हैं ना, अगर आपके पास रूट के बाहर 5 लिखा है तो 1 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। अब हम इसको इस तरह सबसे पहले चेंज कर लेते हैं कि x रेज टू पावर 15 y रेज टू पावर 35 डिवाइडेड बाई z रेज टू पावर 20, और इसको हम बाई एक्सपोनेंट क्या लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 5। अब हमने इसको क्या करना है, ये 1 डिवाइड बाई 5 जो है इनको सबके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे करती हूँ
कि x रेज टू पावर 15 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 5, इसी तरह y रेज टू पावर 35 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 5, और ये हमारे पास आ जाएगा z रेज टू पावर 20 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 5। अब ये जो 1 डिवाइडेड बाय 5 के साथ मैंने सारे लिखे हैं ना, इनको हमने क्या कर लेना है, कट कर लेना है। जैसे कि मैं कहती हूँ कि 5 1 टाइम 5, इसी तरह 5 3 टाइम 15, 5 1 टाइम 5, 5 7 टाइम 35, 5 1 टाइम 5, 5 4 टाइम 20। अब ये जो मेरे पास रह गया ना 7 4 और 3, ये मैं यहाँ पे लिख लूंगी कि x रेज टू पावर 3, इसी तरह y रेज टू पावर 7 डिवाइडेड बाय z रेज टू पावर 4। तो ये कटिंग करके जो हमारा आंसर आया था वो यही आया था। हम यहाँ पे इसका आंसर कंसिडर कर लेते हैं, ये हमारे पास आंसर आया है। छोटा सा है बस, इसकी सॉल्यूशन जो है उसके लिए सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि आपने इस रूट को चेंज करना है एक्सपोनेंट फॉर्म में। ठीक है, रेडिकल को आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना होता है। रेडिकल क्या होता है, रेडिकल यही होता है, ये जो आपको रूट्स दिए जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड इसका पार्ट है, इसमें जो हमारे पास रेडिकल है वो क्या दिया गया है, वो है ये देखिए क्यूब रूट। तो हम क्यूब रूट को किस तरह चेंज करते हैं, 27, और इसके ऊपर हमारे पास क्या आ जाता है 2x, और हम इसकी रेज टू पावर क्या डालेंगे 1 डिवाइडेड बाय 3, ऐसे ही है। अब सबसे पहले हमने 27 का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। हम ऐसे ही करते थे ना, हम सबसे पहले इसको चेंज करते थे एक्सपोनेंट फॉर्म में, और फिर हम जो भी यहाँ पे अंदर डिजिट होता था उसका एलसीएम लेते थे। यहाँ पे तो एक्स वाई था इसलिए इसको हमने कुछ किया नहीं था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है 27 है, तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं और देखते हैं इसकी कितनी पावर आती है। तो ये आ जाएगा 27 3 9 टाइम 27 3 3 टाइम 9 3 1 टाइम 3, कितनी पावर्स आई हैं 3 की, 3 पावर आई है। तो हम यहाँ पे 3 का क्या लिख लेंगे, क्यूब लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा 3 क्यूब, और ये किसके इक्वल आया है 2x के, और इसके बाय मजीद क्या है 1 डिवाइड बाय 3, इसको हम इस तरह लिख लेते हैं। अब हमारे पास क्या क्या है यहाँ पे, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 3 2 जार 6x मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3, यही है ना। 3 1 टाइम 3 3 2 टाइम 6, तो हमारे पास क्या बच गया 3 रेज टू पावर 2x, यही बचा है ना। अब हमारा आंसर क्या आया है 3 रेज टू पावर 2x, इसको हम आंसर कंसिडर कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो थर्ड पार्ट है वो क्या है कि 6 और 3 रेज टू पावर n प्लस 2। अब n वाले क्वेश्चंस भी हमने किए हुए हैं। इसी के साथ साथ आपको इसमें वो वाली जो बात है कि वो वाला पॉइंट आपको रिमेंबर करना पड़ेगा, जब मैंने आपको बताया था कि आप जब भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किसी भी एक्सपोनेंट को देखेंगे और उसका उसकी जो बेस है वो सेम होगी, तो फिर आप उसको प्लस करेंगे अगर मल्टीप्लाई हो, और अगर डिवाइड हो तो फिर माइनस करेंगे। कैसे, मैं आपको एक दफ़ा यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। अगर आपके पास दो बेसिस हैं, यानी कि 2x है, यहाँ पे ये दो बेस हैं, सेम है ना, इसके ऊपर आपके पास a है और इसके ऊपर आपके पास b है, बीच में क्या लगा हुआ है मल्टीप्लाई, तो आप इसको कैसे लिखेंगे एक्स ए प्लस बी, इसके एक्सपोनेंट को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। लेकिन इसी तरह अगर आपके पास x डिवाइडेड बाय और ये x b लिखा हुआ है, तो फिर आप इसको कैसे करेंगे एक्स ए माइनस बी। तो ये पॉइंट जो है ये आपने याद रखना है, यही इसके अंदर यूज होने वाला है। मैं आपको इसको हाईलाइट भी कर देती हूँ ताकि आपको ये याद रहे। अब इसके बाद हमने यहाँ पे ये जो 3 और n और प्लस 2 है इनको सेपरेट कर लेना है, इनको यानी कि ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है इसको हमने इस तरह कर लेना है। तो ये कैसे आ जाएगा 6 डॉट डॉट यानी कि मल्टीप्लाई 3n मल्टीप्लाई बाय 3 2, मैंने क्या किया इसको मल्टीप्लाई के अंदर चेंज किया, ये प्लस के अंदर लिखा हुआ था, डिवाइडेड बाय इसी तरह ये यहाँ पे देखें ये हमारे पास 3n कॉमन है ना, कॉमन है ना, इसमें 3n प्लस 1 है। अगर मैं इसको इस तरह लिखूं 3n मल्टीप्लाई बाय 3 1 पावर लिख लेती हूँ, उसके बाद -3n, तो ये इस तरह इजी हो जाएगा कॉमन लेने के लिए। तो मैं क्या कर लेती हूँ 3n कॉमन ले लेती हूँ, यहाँ पे 3n कॉमन आया तो पीछे क्या बचा, यहाँ पे बचा 3 रेज टू पावर 1 बचा, इसको 1 को लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, माइनस और यहाँ पे क्या बचा 1, क्योंकि 3 रेज टू पावर n सारा का सारा उधर चला गया था, इधर कुछ भी नहीं था। और यहाँ पे हमारे पास क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम 9, तो ये आ गया 9 और मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर n। अब यहाँ पे देखिए ऊपर भी हमारे पास 3 रेज टू पावर n है और नीचे भी 3 रेज टू पावर n है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। पीछे हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाय 9 और नीचे क्या बचेगा 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 2, और 6 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू
54। अब 54 को हम डिवाइड कर लेते हैं मजीद 2 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 1 टाइम 2 2 7 टाइम 14 टू 2 टाइम 4, आंसर क्या आएगा 27। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या है, द सम ऑफ 3 consecutive ऑड इंटीजर्स। अब कंजक्टिव के बारे में हमने पढ़ा था। कंजक्टिव क्या होता है, लगातार मुसलसल चलने वाले जो डिजिट्स होते हैं उनको कहते हैं, और वो जो डिजिट्स होते हैं वो साथ साथ चलते हैं, वो जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, कि द सम ऑफ 3 consecutive ऑड इंटीजर्स, याद रहे ऑड इंटीजर्स, उन सब का जो सम है वो किसके इक्वल है, वो है 51। उनको जमा करके उसका आंसर आता है 51। फाइंड द 3 इंटीजर्स। वो इंटीजर्स हमें नहीं पता कि वो इंटीजर्स कौन से हैं, हमें सिर्फ ये पता है कि उनका सम क्या है, उनका सम 51 है। तो आइए इनको हम करते हैं। तो इसके लिए जैसे हमने पहले एक्सरसाइज में किया था कि हम फर्स्ट इंटीजर क्या लेते हैं, x लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा नंबर्स में समझा देती हूँ। जैसे हमारे पास कोई भी नंबर है, ऑड नंबर है, याद रहे ऑड नंबर की बात हो रही है, तो ऑड नंबर में मैं कहती हूँ कि मेरे पास 3 है, ठीक है, 1 है, 3 है, ठीक है। अब 3 जो है वो एक ऑड नंबर है, हम इसके अंदर कितने ऐड करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट ऑड नंबर आता है। हम इसके अंदर 2 ऐड करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट ऑड नंबर आता है जो कि 5 है, ऐसे ही है। तो इसी तरह हम 5 भी एक ऑड नंबर है ना, तो 5 के अंदर मजीद 2 ऐड करते हैं तो हमारे पास 7 आ जाता है, 7 भी ऑड नंबर है। इस तरह जब भी हमने आगे ऑड नंबर लेके आने हैं तो वो हमारे पास क्या आएंगे, वो साथ साथ 2 ऐड करते हुए आएंगे। अगर मैं यहाँ पे लेट करती हूँ कि मेरे पास फर्स्ट इंटीजर क्या है, लेट फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू x है, तो फिर मैं क्या कहूंगी कि जो सेकंड इंटीजर होगा वो किसके इक्वल होगा, वो x प्लस 2 के इक्वल होगा, ऐसे ही है। इसी तरह अगर इसका थर्ड इंटीजर फाइंड करना है तो थर्ड इंटीजर कैसे लिखेंगे, x प्लस 2 प्लस 2। जाहिर है एक दफा प्लस 2 किया तो थर्ड के लिए प्लस 2 प्लस 2, फोर्थ के लिए प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, यानी कि मजीद ये इंक्रीज होते जाएंगे 2। यहाँ पे हमारे पास तीनों इंटीजर्स आ गए हैं। अब हमने इनका क्या बताना था, हमने कहा था कि इनका सम जो है, उन्होंने कहा था सम क्या है इसका, 51 है, यानी कि इन तीनों को सम करके हमारे पास क्या आता है, 51 आता है। तो x प्लस 2, x प्लस 2, ये सारा लिख लें, x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू किसके है, 51 के हैं। तो ये हमारे पास कितने x हैं, 1 2 3 x हैं, तो ये आ जाएगा 3x। मजीद करते हैं, कितने कॉन्स्टेंट्स हैं, 3, 2 2 और 2 कितने आ गए, 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 51। अब ये यहाँ पे 6 जो है ये प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। हमने इसको दूसरी साइड पे क्यों लेके जाना है, क्योंकि हमारे x का आंसर चाहिए और x सेपरेट होना जरूरी है। जब तक x सेपरेट नहीं होगा तब तक x का आंसर नहीं आएगा। x के साथ जो भी नंबर है वो इक्वल की दूसरी साइड पे जाना जरूरी है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू 51 माइनस 6। 51 माइनस 6 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 45। तो ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 45। अब x इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाय 3, 45 को डिवाइड करते हैं 3 के साथ, तो 3 1 टाइम 3 और 3, ये आ गया 5 टाइम 15 और 3 1 टाइम 3। हमारे पास कितना आ गया, x इज इक्वल टू 15। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, x इज इक्वल टू 15। अब ये हमारे पास x का आंसर आया है। हमने फर्स्ट इंटीजर यहाँ पे लिख लेना है कि फर्स्ट इंटीजर हमारे पास क्या है, फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू किसके है, इक्वल x के है ना। यहाँ पे हमने किसके इक्वल किया था, x के, और x का आंसर क्या आया था, 15 आंसर आया था ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, ये क्या है, 15 है। इसी तरह मजीद करते हैं, सेकंड इंटीजर हमारे पास क्या है, 15, यानी कि x प्लस 2, तो 15 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 17। इसी तरह थर्ड इंटीजर करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 15, x प्लस 2 है ना, तो 15 प्लस 2 और प्लस 2 17 और ये 19 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास कौन कौन से नंबर्स हैं, 15 17 एंड 19। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 15 17 एंड 19। ये 3 डिजिट्स हैं, ऑड इंटीजर्स हैं, जिनको आपस में प्लस करने से 51 आता है।
तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है, आप एक दफ़ा इसको देख सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें स्टेटमेंट दी है गई है, तो हम पहले इसको समझ लेते हैं कि अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल्स, उसने 96 बॉल्स उठाई हैं अब्दुल्ला ने, एंड प्लेस्ड देम इनटू 2 बकेट्स। अब उसको प्लेस किया, यानी कि उसने 2 बकेट्स के अंदर उसको डाला है। तो इसका मजीद कहते हैं कि 1 बकेट हैज़ 28 मोर बॉल्स देन द अदर बकेट। एक बकेट के अंदर 28 से ज्यादा बॉल्स हैं दूसरे के अंदर से। हाउ मैनी बॉल्स वर इन ईच बकेट, दोनों के अंदर कितने बॉल्स होंगे दोनों बकेट्स के अंदर। अब सबसे पहले हम जो डाटा है उसको लिख लेते हैं कि टोटल बॉल्स हमारे पास क्या हैं, कि टोटल बॉल्स इज इक्वल टू 96 है। लिख लेते हैं टोटल बॉल्स इज इक्वल टू 96। और हमारे पास क्या है, हम लेट करते हैं कि हमारे पास जो एक बकेट है ना उसके अंदर कितने हैं, उसके अंदर जो बॉल्स हैं वो एक्स हैं। लेट करना है ना, लेट बॉल्स इन 1 बकेट, और दूसरे के अंदर उस एक्स प्लस 28 है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था मोर देन अदर बकेट। तो हम क्या कहेंगे, अगर हम कहेंगे ना कि बॉल्स इन 1 बकेट एक्स हैं, तो फिर दूसरे के अंदर क्या होंगे, एक्स प्लस 28। सेकेंड वाले के अंदर हम यहाँ पे सेकेंड वाला लिख लेते हैं, बाकी एज इट इज लिख लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो उन्होंने कहा है कि हाउ मेनी बॉल्स वर इन ईच बकेट, हमने दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, और ऐड करके इक्वल करना है किसके, 96 के, क्योंकि टोटल बॉल्स कितनी है, 96 है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, x प्लस 28 इज इक्वल टू 96, x प्लस 28 इज इक्वल टू 96। अब x 2 है हमारे पास, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x प्लस 28 इज इक्वल टू 96। अभी 28 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 96 माइनस 28। अब 96 में से 28 को माइनस करते हैं, आंसर क्या आएगा, 68। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 68। x इज इक्वल टू 68 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 34। तो हम क्या कहेंगे, x इज इक्वल टू 34। अब हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं इसको। हमने क्या बोला था कि जो फर्स्ट बॉल है, फर्स्ट बकेट है, उसके अंदर कितनी बॉल्स हैं, x लेट किया था ना, x का क्या आंसर आया, 34। हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं कि बॉल्स इन फर्स्ट बकेट इज इक्वल टू 34, और बॉल्स इन सेकंड बकेट इज इक्वल टू कितना है, 38 प्लस 20, 34 प्लस 28। तो 34 प्लस 28 इज इक्वल टू 8 और 4, ये हमारे पास आ जाएगा 62। तो ये 62 हमारे पास जो है वो एक बकेट के अंदर बॉल्स हैं, और दूसरी के अंदर कितनी बॉल्स हैं, 34। अब हम इन दोनों को आपस में प्लस कर लेते हैं, 4 5 6 और 6 और 7 8 9। तो देखिए 96 बॉल्स हमारे पास आ चुकी हैं, और टोटल बॉल्स 96 ही थी। तो ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमें पहले समझना पड़ेगा कि सलमा ने इन्वेस्टमेंट की है 3,50,000 की इन अ बैंक, एक बैंक के अंदर, विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ। अब उसमें जो सिंपल उसको प्रॉफिट दिया जाएगा वो किस रेट पे दिया जाएगा, 7 डिवाइडेड बाई 4% पे पर एनम, पूरे एनम पर एनम में। आफ्टर 2 ईयर्स, अब 2 साल बाद, द रेट वॉज इंक्रीज टू 8%। हर 2 साल बाद जो है वो रेट इंक्रीज हो रहा है, यानी कि एक साल में ना 4% रेट इंक्रीज हो रहा है। अब पर एनम सेम उसी तरह पर एनम में ही। फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स। अब आप बताएं कि 7 साल बाद उसको कितनी अमाउंट मिलेगी, अगर वो इतनी इन्वेस्टमेंट करे और उसको इतना प्रॉफिट, इतने रेट पे प्रॉफिट मिले, तो फिर 7 साल बाद उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, कितनी उसकी अमाउंट जो है वो उसकी टोटल उसको मिलेगी। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारे पास इस इन्वेस्टमेंट वाली प्राइस है, ये जो रकम है वो क्या है, वो प्रिंसिपल अमाउंट है। हम उसको क्या कहेंगे कि वो क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट है। इसी के साथ साथ रेट कितना था उसका, रेट था उसका 7 1 डिवाइडेड बाय 4%। वो भी हम लिख लेते हैं कि रेट इज इक्वल टू
71 डिवाइडेड बाय 4%। अब इसको हम सॉल्व भी करेंगे। इसी तरह टाइम कितना था, 2 ईयर्स, 2 ईयर्स यहाँ पे हमने लिख लिया। अब देखिए 2 ईयर्स का जो टाइम है ना वो हमारे पास अवेलेबल है, उस पे 8% जो है वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन हमारे पास टोटल ईयर्स कितने हैं, 7 ईयर्स हैं। 5 ईयर्स का हमने फाइंड करना है, 2 ईयर्स का हमें दिया गया है। अब 5 ईयर्स का जब हम फाइंड करेंगे तो फिर हम टोटल जो हमारे पास अमाउंट होगी ना 7 ईयर्स के बाद वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम रेट इसका फाइंड कर लेते हैं। रेट कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे 4 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 28, तो 28 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 29 डिवाइडेड बाय 4, और साथ जो परसेंट है वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसा ही है। और इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.0725, 0.0725। तो ये हम रेट के अंदर पुट करेंगे। अब कहाँ पे पुट करेंगे, हमने फॉर्मूला यूज करना है प्रॉफिट का। किसका फॉर्मूला यूज करना है, प्रॉफिट का। प्रॉफिट पता लगेगा तो फिर हम आगे टोटल अमाउंट देखेंगे ना। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, ये आपने 8 क्लास में पढ़ा होगा कि प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट पी मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100, यही होता है। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास क्या है, 3,50,000, और इसी तरह रेट हमने फाइंड किया था 0.0725, और इसी तरह हमारे पास मल्टीप्लाई बाय टाइम है, और टाइम कितना था, 2 ईयर्स, डिवाइडेड बाय हमने किसके साथ करना है, 100 के साथ। तो इसको हम करते हैं सारा के सारा, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा इसका, हमारे पास आंसर आता है 50750, इतने रुपीज आते हैं। अब हमने फाइंड करना है वो अमाउंट जो 2 साल बाद है। पहले 2 साल बाद वाली अमाउंट फाइंड करते हैं, फिर हम इसके जो मजीद है जो टोटल अमाउंट है 7 साल बाद वो फाइंड करेंगे। अब अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स इज इक्वल टू, कैसे फाइंड करेंगे, जो हमारे पास टोटल अमाउंट थी ना उसके साथ जो इन्वेस्ट की गई थी उसके साथ प्लस करेंगे जो हमारे पास अभी प्रॉफिट आया था। प्रॉफिट के साथ ही फाइंड करेंगे ना, तो हमारे पास 2 साल बाद वाली अमाउंट मिलेगी प्रॉफिट के साथ। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3,50,000 प्लस 50,750। अब इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 4,0750, ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 2 साल बाद। अब हमें क्या कहा गया था, हमने 5 साल, मैंने आपको बताया था अगर 2 साल बीच में से निकाल देंगे, 7 साल का करना है ना, तो पीछे 5 साल बचेंगे, 5 साल का निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो भी हमारे पास आंसर आया है उस आंसर में रेट हमें कितना इंक्रीज किया गया था, 8%, 8% रेट है ना, और टाइम हमारे पास क्या था, 5 ईयर्स, तो हमने 5 साल करना। अब हमारे पास ये प्रिंसिपल अमाउंट आई है, और जो हमारे पास रेट है वो 8 है, और जो टाइम है वो हमारे पास 5 ईयर्स है। अब हमने क्या करना है, सेम इसको ऐसे ही करना है, यहाँ पे P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T डिवाइडेड बाय 100 करना है। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास क्या है, 4,0750, मल्टीप्लाई रेट कितना है 8, मल्टीप्लाई टाइम कितना है 5 डिवाइडेड बाय 100। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। इसका आंसर आता है 160300। तो ये हमारे पास आ जाएगा 160300, ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। अब ये हमारा जो 5 साल का प्रॉफिट था ना, जो 5 साल बाद होगा वो है, और जो 2 साल बाद था वो ये था। हमने इसको कैसे करना है, इन दोनों को सेम वैसे ही प्लस कर लेना है टोटल अमाउंट के साथ। जो हमारी ये वाली अमाउंट थी इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो टोटल हमारे पास आ जाएगा कि ये जो है वो 7 साल बाद कितनी होगी। तो ये जो हमारे पास टोटल है ये वाली 40, इसको हमने 4 लाख को प्लस कर देना है इस अमाउंट के साथ, और देखेंगे हमारे पास क्या आंसर आता है। तो 4,0750 प्लस 160300, और ये कितनी है, अमाउंट आफ्टर 7 ईयर्स। यहाँ पे लिख लेते हैं कि अमाउंट आफ्टर 7 ईयर्स। अब इन दोनों को प्लस करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। हमारे पास आंसर आया 561050। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और इसके बाद नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ आएंगे। यहाँ तक आज हमने
चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। आपको कोई भी इशू हो चैप्टर नंबर 1 में, आप कमेंट बॉक्स में पूछ लें। और इसी के साथ साथ अगर आप बाकी एक्सरसाइज देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल हफ्सा स्टडी पे देख सकते हैं। आपने जाते जाते हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और ये काम करना नहीं भूलना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।